मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इसकी इजाज़त मुझे दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन की बेटी उस रात को मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। मालकिन बार बार मुझसे कहती, मोहन मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ, घर के किसी नौकर पर नहीं कर सकती। मेरा नाम मोहन है। मेरी उम्र 24 साल थी। मैं 12 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था, इसलिए जितना भरोसा मुझ पर करती थी किसी और पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। मालकिन कहने लगी, देखो मोहन, मेरी बेटी अंजलि को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मैं सिर हिलाने लगा कि मालकिन मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। वह उम्र में 15 साल की थी, लेकिन जरा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन मैं इसका ख्याल रख लूँगा, लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने कही उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया। वह कैसे मुझे यह बात कर सकती थी। मालकिन कहने लगी, रात को तुम मेरी अंजलि के पास ही सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। मेरा तो दिमाग ही बात सुनकर घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, मोहन मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम अंजलि के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर भी सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें बार बार इनकार भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में पक्का इरादा कर चुका था, मैं अंजलि के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा मिलता था, और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाड़ प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों की तरह रखा था और उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मालकिन से लव मैरिज की थी। वे दोनों एक साथ बहुत खुश थे। अंजलि के पैदा होने से कुछ महीने पहले मालिक का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मालकिन सदमे में चली गई थी। तभी से वह दीवानों के जैसी बातें किया करती थी। कभी कहती, वे अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। मैं जब 10 साल का, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था और मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। जब अंजलि पैदा हुई तो पहले मालकिन बहुत रोई थी मालिक को याद करके, लेकिन फिर भी उनका दिल अंजलि के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत है और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। फिर वही हुआ। उन्होंने पूरा घर संभाल लिया था। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसे वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देखरेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी उनका नमक का हिसाब चुकाया करता था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को दे देता था। इस साल हमारी मालकिन के माँ बाप यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा, मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो अंजलि ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई
और उनके जाते ही मैं सोफ़े पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बड़ी अच्छी चाय बनवा ली। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफ़े पर नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने कभी मुझे इनकार भी नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा याद रखता था। लेकिन जब मालकिन गई तो सोचा कि कुछ दिन मालिकों वाला ठाट मैं भी करके देख लूं। मैंने सुकून भरी सांस ली और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने वाली शीशे की टेबल पर रखकर बैठ गया। रिमोट हाथ में लिया और टीवी का चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल लगाऊं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अंजलि अंदर आई। जब उसने मेरे बैठने के तरीके को देखा तो माथे पर बल डालकर बोली, मोहन के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ के आते ही उनसे लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत मत लगाना। मैंने फ़ौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। अंजलि माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफ़े पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ा लूँगी। माँ जब तक घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करो। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। कहने लगा, जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से तो मेरा जी जल रहा था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान ला कर दो, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मालकिन मुझे ही कहती थी, मोहन जो मालकिन कहती हैं वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगा। अभी तो बड़ा रौब झाड़ रहे थे, अब आ गए ना औकात में। तो मैंने उसे घूर कर देखा। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मुझे पीनी थी वह बड़े मज़े से अंजलि पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में गुजर गया। जैसे ही रात हुई तो मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो अंजलि कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो मोहन? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में ही सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से अंजलि की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और भी नौकर हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लो। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम ही मेरे कमरे में सोओगे, मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आ जाओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आकर सो गया, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अंजलि बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दी और कमरे में अंधेरा हो गया। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भले ही वह 15 साल की थी, लेकिन मैं तो 24 साल का था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकर को अंजलि के साथ सुलाती और कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मेरी नज़र बेड पर लेटी अंजलि पर पड़ी तो उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। वह बहुत आराम से सो रही थी। एकदम से ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि उससे पहले कि मुझ पर कोई शैतान हावी हो, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठा। मैंने देखा कि अंजलि नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल
जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अंजलि को अकेला मत भेजना। इसलिए जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ जाकर मैं उसे स्कूल छोड़ने गया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। उस हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि अंजलि को वापस स्कूल से लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता, ड्राइवर भी अंजलि को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल गई। 12 बजे अंजलि की छुट्टी होनी थी और मुझे 2 बज चुके थे जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी और जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क गई। कहने लगी, मुझे अंजलि की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल ही चुका था। मैंने कहा, मार्केट में ज़मीनों का हिसाब किताब देख रहा था। मालकिन कहने लगी, जाओ पहले जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से निकल गया। सामने मैंने ड्राइवर को गुस्से वाली नज़रों से देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? तो वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई हैं। सब बातों का ख्याल तुम ही रखो। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर तो मेरे सर पर ही चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे। वहाँ मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ स्कूल पहुँचा तो अंजलि ही स्कूल में बची थी। बाकी सब बच्चे स्कूल से घर जा चुके थे। मुझे देखकर चौकीदार कहने लगा, इतनी लेट क्यों? अंजलि गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर नहीं पहुंचा, वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। वह कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचते तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया था। नौकरानी ने भी घर की साफ सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में ही व्यस्त थी। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा। मालकिन के बगैर तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह ही नौकर ही हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला रहा था। मैंने नौकरानी से ठीक से साफ सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में ही पूरे घर की साफ सफाई करवाई। रात को मैं थक चुका था। जब मैं अंजलि के कमरे में गया तो वह तेज़ आवाज़ में अपना स्कूल का वर्क याद कर रही थी। मैं हल्के से सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि मैं दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी अंजलि के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैं तेज आवाज़ से कहने लगा, कौन है वहाँ? तभी कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन वहाँ किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट जलाई तो वहाँ कोई नहीं था। किचन का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। जब मैं वहाँ देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैंने बाहर निकला तो वहाँ भी सन्नाटा था। मैं किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस आकर हॉल में ही लेट गया और यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझा, मैं अंजलि के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर सो गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी तो अंजलि शायद नींद में डर रही थी। वह कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे, माँ मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ अंजलि के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर फिर से गहरी नींद में सो गई। काफ़ी देर तक खड़ा मैं इंतज़ार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ा लूँ।
जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं अंजलि के कमरे में ही सोने लगा था। एक दिन नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी खीर खा ली और रात को अंजलि के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं जो सोया था, सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड पर अंजलि नहीं थी। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो अंजलि जागती नहीं थी और वैसे भी आज तो रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो अंजलि वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं अंजलि नज़र नहीं आ रही थी। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैं तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी लोग उसे ढूंढने लगे लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं मिली। मेरा तो हाल बेहाल था, जैसे काटो तो खून नहीं। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद में सो गया था। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गायब था। फिर मेरे मन में ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को अंजलि के कमरे से बाहर देखा था। वह भागते हुए किचन में गया तो शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं उसका पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसके बीवी बच्चे कहने लगे कि वह तो घर पर नहीं आया। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची अंजलि के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया और उसमें साफ नज़र आ रहा था कि बावर्ची अंजलि के ऊपर हाथ रखकर ज़बरदस्ती से गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया। जैसे ही गाड़ी तक पहुँचे, वह गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे भी ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते थे। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने अंजलि को रस्सी से बांधकर कुर्सी पर बैठा रखा था। अंजलि बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए अंजलि मेरे गले से लग गई। वह बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कुछ दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन अंजलि को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा से अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही अंजलि की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।